हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों, आज मैं आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो क्विज मैंने स्टार्ट किया है उसका पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ। ठीक है, पार्ट 1 में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। पार्ट 2 यहाँ पर आप लोगों के सामने है। इसमें अगेन हम 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एमपीपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है फरवरी 2018 में, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये। और बाकी सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के नाम से इस क्विज को स्टार्ट किया। इसमें कुछ एमपी के क्वेश्चंस भी हैं। बाकी जिस तरीके का पेपर आता है मेनली उस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर लाए जा रहे हैं आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्याजों के छिलके उतारने पर, देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। मतलब प्याज से क्या, कौन सी गैस या क्या ऐसा निकलता है, कौन सा एसिड रहता है जिसके कारण से हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो इसका देखिए ऑप्शन है सल्फोनिक एसिड, सल्फेनिक एसिड, एमिनो अम्ल या कार्बनिक अम्ल। तो इसका आंसर है सल्फोनिक। सल्फोनिक एसिड जो है इसके कारण से जो है हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, तो उसके जो भी न्यायाधीश होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं उनकी एज क्या है, किस एज तक वो नौकरी कर सकते हैं, उसके बाद वहां से रिटायर्ड हो जाएंगे। तो वो है आपका 65 साल। 65 वर्ष के जैसे ही वो होते हैं उनको वहां से निष्कासित या सेवानिवृत्त किया जाता है, वो रिटायर्ड हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्तमान अनुवांशिक ज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो वर्तमान अनुवांशिक विज्ञान का अगर जनक की बात करें तो वो माना जाता है आपका ग्रेगर मेंडल को। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पहली कांग्रेस महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पहली कांग्रेस महिला अध्यक्ष कौन थी। तो पहली कांग्रेस महिला अध्यक्ष ऑप्शन है कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट या राजकुमारी अमृता कौर। तो इसका आंसर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पहली जो है कांग्रेस महिला अध्यक्ष थी। ठीक, एनी बेसेंट। एकाधिकार, ठीक है, एकाधिकार बाजार संरचनाओं में, ठीक है, विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है। एकाधिकार बाजार संरचनाओं में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है आपके पास बहुत कम, बहुत अधिक, एक या दो। तो इसका आंसर है एक होती है। ठीक, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाते हैं। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है। ऑप्शन है साल्विनिया, एंजोला, मर्सिलिया और टेरिडियम। तो इसका आंसर है एंजोला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंजोला इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंजोला कहा जाता है। गांधी का दांडी मार्च जो है किसका हिस्सा था, यानी कि जो महात्मा गांधी जी थे हमारे, जो कि राष्ट्रीय पिता हैं, तो उन्होंने जो दांडी मार्च किया था या दांडी आंदोलन या नमक कानून जो तोड़ा था, उन्होंने क्या किया था। देखिए दांडी यात्रा जो हुई थी उसमें क्या हुआ था, गांधी जी जो है दांडी तक गए थे। ठीक, और वहां पर जाके समुद्र तट पे जो नमक था, नमक को उठाकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। तो यही पूछ रहा है वो किस आंदोलन का हिस्सा है। असहयोग आंदोलन, स्वशासन लीग, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये हिस्सा माना जाता है और ये हिस्सा है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अब आप लोगों का आज का पहला क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि जो दांडी मार्च है, ठीक, वो कब का है। उसकी आपको डेट बतानी है कि किस दिन स्टार्ट हुआ और किस दिन एंड हुआ। ठीक, ये आपको कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताना है। जैव कोशिकाओं का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइक्रोकॉन्ड्रिया या संपूर्ण कोशिका। इसका आंसर है माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस भी बोलते हैं। कोशिकाओं का पावर हाउस किसको बोला जाता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। ये आपको याद रखना है।
कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो कपास के उत्पादन के लिए जो मिट्टी होती है वो होती है, ऑप्शन है हमारे पास काली लावा मिट्टी, दोमट मिट्टी, पूर्ण जल वाहित मृदा या कछारी मिट्टी। तो इसका आंसर है काली लावा मिट्टी। कौन सी? काली लावा मिट्टी या काली मिट्टी, जो कि कपास के लिए बहुत ही उपयोगी है। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। ठीक है, तो यह क्या था? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो था ये एक नियामक अधिनियम था। पिट्स इंडिया एक्ट एक नियामक अधिनियम था, अध्यादेश, संकल्प, श्वेत ये कुछ नहीं था, ये एक नियामक अधिनियम था। तो देखिए इन सब एक्ट की हम बात करेंगे पॉलिटी के डिटेल वीडियो में। जूट उत्पादन से सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा माना जाता है? तो देखिए पश्चिम बंगाल, मैं बता चुका हूं आपको जूट उत्पादन के लिए इंडिया में पश्चिम बंगाल है, लेकिन अगर वर्ल्ड की बात करेंगे तो वर्ल्ड में हमारे पास अब बांग्लादेश आएगा। कौन सा आएगा? बांग्लादेश आएगा। बांग्लादेश वर्ल्ड में आएगा। रंगोली किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? रंगोली जो बनाई जाती है कहाँ की है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या छत्तीसगढ़। तो इसका अगर आंसर की बात करें तो आंसर है महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की लोक कला के अंतर्गत रंगोली को शामिल किया गया है। जैसे कि गुजरात में अगर हम डांस फॉर्म की बात करें तो गरबा होता है, ठीक है, राजस्थान में भी घूमर वगैरह होते हैं। उसके बाद ये सब चीजें जो है वहाँ की जो है फॉर्म है। ठीक, ऐसे राजस्थान से रिलेटेड एक चीज बताता हूँ। राजस्थान में कंजर जनजाति जो होती है, कंजर, तो इन्होंने क्या किया था? नृत्य किया था, लोक नृत्य किया था, लोक नृत्य किया था। तो ये सब चीजें पूछ लेते हैं कौन सी जनजाति क्या करती है। तो कंजर जनजाति लोक नृत्य करती है। ये राजस्थान के जो जीके है उसके अंतर्गत आता है। यहाँ पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है इनमें से? पद्मावत, गीत गोविंद, नीति शतक या लीलावती। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि लीलावती जो ये बुक है वो किससे रिलेटेड है? तो ये आई थिंक मैथ से रिलेटेड यह बुक है लीलावती। यहाँ पर बात करते हैं जयदेव द्वारा लिखी गई ग्रंथ कौन सी है? तो वो है आपकी गीत गोविंद। गीत गोविंद जो है आपके जयदेव द्वारा लिखी गई है। तो ये आपको याद रखना है कि गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी के किनारे है? तो नागार्जुन जो सागर परियोजना है वो कौन कौन सी नदियों से होकर गुजरती है या किस नदी पे है? तो देखिए ऑप्शन है सतलज नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी और कावेरी नदी। तो इसका आंसर है कृष्णा नदी, और इसको याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आंसर हो गया कृष्णा नदी। याद करने की ट्रिक ऐसी है कि नागा अर्जुन, तो इसमें क्या अर्जुन आ रहा है, अर्जुन, तो कृष्ण जी ने किसका साथ दिया था? कृष्ण जी ने अर्जुन का साथ दिया था, अर्जुन का साथ दिया था। तो किस पे होगा? नागार्जुन बांध जो होगा वो कृष्ण पे ही होगा, कृष्ण नदी पर ही होगा। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं कि कृष्ण जी ने अर्जुन का साथ दिया था, तो नागा अर्जुन सागर परियोजना जो होगी वो किस पे होगी? कृष्णा नदी पर होगी। अगला क्वेश्चन, साइलेंट वैली कहां पर स्थित है? तो साइलेंट वैली, ठीक, ये साइलेंट वैली जो है केरल में है। कहां पर है? केरल के अंतर्गत आता है साइलेंट वैली। अगले क्वेश्चन, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो भारत की नदियों में से जो है डेल्टा नहीं बनाती है, दो नदी है, नर्मदा और ताप्ती। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमको नर्मदा दिख रहा है, तो ताप्ती दिख रहा है, तो ताप्ती आंसर हो जाएगा। और एक नर्मदा भी याद रखना है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है, लोग एस्चुरी बनाते हैं। ठीक, एस्चुरी बनाते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है इनमें से कौन सी नदी है जो एस्चुरी बनाती है? ठीक, तो नर्मदा जो है आपकी डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्चुरी बनाती है, ये याद रखना है आपको। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ऑप्शन है आपके पास बांसुरी, मृदंगम, बीणा या तबला। तो जाकिर हुसैन जो है तबला वादक है, सभी को याद होगा जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि बांसुरी कौन बजाता है? तो ये चौरसिया जी हैं, ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया। तो ये भी आपको याद रखना है, हरिप्रसाद चौरसिया, ये भी आपको याद रखना है कि ये बांसुरी बजाते हैं। ये क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तबला, बांसुरी, इनसे रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में जाकर गिरती है? तो अरब सागर में जाके कौन सी नदी गिरती है? तो वो गिरती है आपकी नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। लेकिन ऑप्शन था हमारे पास कावेरी, गंगा, यमुना, तो ये लोग नहीं गिरती है, नर्मदा नदी ही अरब सागर में जाकर गिरती है।
विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है? ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, महानदी, ताप्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के जो बगल में है विजयवाड़ा। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? कृष्ण, कृष्ण यानी कि भगवान। तो भगवान के किनारे जो नदी होगा, ठीक है, भगवान के किनारे जो भी बसा रहेगा उसकी हमेशा विजय ही होगी। अब जैसे कि अर्जुन थे तो वो भगवान के साथ थे तो उनकी विजय हो गई, तो भगवान के साथ जो भी रहेगा उनकी विजय होगी। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, कृष्णा नदी के साथ जो था वो था विजयवाड़ा, तो उसकी विजय हो गई। तो विजयवाड़ा किसके साथ है? कृष्णा नदी के साथ है। इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। सिंधु अर्थव्यवस्था की क्या ताकत थी? ठीक, ताकत क्या थी सिंधु अर्थव्यवस्था की? तो सिंधु अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो उसकी ताकत कृषि से थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत किससे थी? तो देखिए, सिंधु सभ्यता जो थी बहुत ही फेमस नगरीय निकाय था वो। नगरीय योजना वहां की बहुत अच्छी थी। नगरीय योजना वेल मेंटेन, देखिए जैसे बिल्कुल बाकायदा रोड थी, नाली थी, बाकायदा ब्लॉक घर बने हुए थे, सब घरों के पास रास्ते थे, बहुत सारी चीजें वहां की बहुत अच्छी थी। सिंधु सभ्यता से रिलेटेड 2-3 नाम याद रखने हैं आपको। दयाराम साहनी, दयाराम साहनी जो कि हड़प्पा, ठीक, हड़प्पा के खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। उसके बाद मोहनजोदाड़ो जो था और उनके राखाल दास बहन जी, राखाल दास बैनर्जी, ठीक, राखाल दास बैनर्जी थे। और इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, राखाल दास बैनर्जी। और चीजें जो थी सिंधु अर्थव्यवस्था से, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। लोथल जो था, लोथल को आप कैसे याद रखेंगे? लोथल जो था वहां का पोर्ट था, ठीक, पोर्ट था यानी कि बंदरगाह था, बंदरगाह था। और लोथल कहाँ पे है? गुजरात के पास। कालीबंगा भी था राजस्थान के पास। तो ये सब चीजें जो है आप हिस्ट्री में देख सकते हैं। हिस्ट्री का मेरा डिटेल वीडियो डला हुआ है, तो वहां से आप सिंधु अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से देख सकते हैं। पूरा मैंने वहां पे डिटेल में बताया हुआ है कि लोथल से क्या मिला था, घोड़े के अवशेष मिले थे, ठीक, राजस्थान से किस चीज का अवशेष यानी कालीबंगा से चने मिले थे, हड़प्पा से क्या मिला था हमको, मोहनजोदड़ो से क्या हुआ था, मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो को 7 बार बह चुका था वो, मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो ये सब चीजें जो है वहां पे आप देख सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे पूछा गया था सिंधु सभ्यता में जो अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, तो अर्थव्यवस्था की उनकी ताकत थी कृषि। क्या थी? कृषि। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका ये वीडियो समाप्त होता है। और ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholarlight, इसको भी आप लाइक कर सकते हैं। और हमारा ये वेबसाइट है www.scholarlight.co.in, इस वेबसाइट पे भी जाके आप विजिट कर सकते हैं, आपको बहुत सारी अच्छी चीजें मिल जाएंगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे उनका कमेंट करके आप बताइए आंसर, और वीडियोस को देखिए, अपने दोस्तों को बोलिए कि वीडियोस देखें, लाइक करिए, इसको कमेंट कीजिए इस पे, और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।